हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आप सभी की नाबार्ड की प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने कई बार कई सब्जेक्ट्स पे डिस्कस किया, सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया एंड आई होप कि आप वैसे ही तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इसी सीरीज में हम देखेंगे कि लास्ट मंथ का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। कि अब जो लास्ट एक मंथ बचा है, ऑल्दो टेंटेटिव डेट्स अभी नहीं आई हैं, बट टेंटेटिव जो डेट है, एग्जाम की डेट है, वो मे बी इन द मंथ एंड मंथ ऑफ द अगस्त होगी या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ सितंबर होगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक डेट होगी। तो हम अप्रॉक्स अपना 30 डेज मान के चलते हैं। 30 डेज में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए एंड अभी तक जो आपने स्टडी किया है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आप आगे कंटिन्यू करें, ये आपको देखना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज प्लान से। तो 30 डेज प्लान में सबसे पहले आपको स्वॉट एनालिसिस करनी है। स्वॉट एनालिसिस मतलब सिंपल स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आप कितना पढ़ चुके हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना भी बाकी है। तो उस हिसाब से आपके जितने 8 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, क्यूआरई, जीए, एआरडी एंड ईएसआई, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस। ओके, तो हम इसको इस टाइप से देंगे। जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो इस वाले पार्ट की ज्यादा होगी क्योंकि ये मेरिट वाला पार्ट है। देन जो हमारा डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस है उसमें भी आपको हालांकि फोकस करना है, बट अगेन वो थोड़ा सा सबको इजी लगता है क्योंकि हम कंप्यूटर कहीं ना कहीं पहले से पढ़ते आ रहे हैं और कंप्यूटर बहुत टफ लेवल की भी नहीं आती है। देन जो सबसे बड़ी एनालिसिस आपको यहाँ पे करनी है वो सबसे पहले आपको क्यूआरई सेक्शन की करनी है कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में आपका क्या स्टेटस है, कितना आप कर पा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट हुआ है। तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं? बाय गिविंग मॉक टेस्ट। तो आपने मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आप क्वांट्स में कितना कर पा रहे हैं, रीजनिंग में कितना कर पा रहे हैं, इंग्लिश में कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक 30 डेज तो अभी बच्चे, इससे पहले से आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को एनालाइज करें क्योंकि ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप लास्ट दिन तक एक ही प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा क्योंकि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडिंग। तो ओके, तो ये देखा गया है। तो आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश देखना है। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा इसमें बिल्डअप हो चुका है, अच्छा आपने प्रिपरेशन कर ली है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है और रिवीजन करने में आपको इसमें कम टाइम देना होगा एंड मैक्सिमम टाइम फिर आपको अपना जीए, एआरडी एंड ईएसआई में देना है। तो आपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की जब एनालिसिस कर लेंगे, देन उसके बाद आप अपने एआरडी और ईएसआई सेक्शन में देखेंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपका क्या कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्ड हुआ है। अभी तक क्या है कि एआरडी को लेके बहुत बड़ा डर बना हुआ है। वो डर बनने के बहुत सारे रीजंस हैं। उसके अगर मैं रीजन, आपको पहला रीजन बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो हमारे पास कंटेंट है एग्रीकल्चर का, होता क्या है कि कई ग्रुप से मैंने ये देखा है कि कुछ कंटेंट एग्रीकल्चर का घूमता है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, कहीं भी। वहां पे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आईबीपीएस, एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो उनका बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट मैटर था, वो एज इट इज शेयर होता है। तो उसको जनरल वाले स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं कि इतना सारा हम पढ़े कैसे। तो वो एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है मन में वो क्रिएट करता है और उस डाउट से डिमोटिवेशन होता है, बहुत फायदा नहीं होता है। तो अगेन आपको सेपरेट करना है सब्जेक्ट्स को। और एआरडी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंटेंट देख के उसमें डर लगता है कि यार इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत सारा हो गया और वो भी एक टॉपिक के अंदर इतनी सारी चीजें, तो और इतने सारे टॉपिक हैं तो कंप्लीट कैसे होगा। तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी पहले चेक करना है कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है और इसको डिवाइड करना है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट को, ऐसे ही इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को और जीए को। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है कि किसमें आपका अच्छा प्रिपरेशन हो गया, किसमें आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो जिसमें अच्छी प्रिपरेशन हो गई है उसको आप रिवीजन वाले स्लॉट में डाल दें और जिसमें अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है तो उस पर ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा टाइम दें। देन मेरिट वाले सब्जेक्ट में डेफिनेटली आपको फोकस करना है और डायनामिक वाले पार्ट में। अगेन फॉर द एआरडी सेक्शन में अगर आप लोग को बताऊं, रादर देन कि आप पूरा बीएससी एग्रीकल्चर वाला जो सिलेबस, ऑल्दो वो इलस्ट्रेटिव सिलेबस फॉर द फेज 2 भी दिया गया है, उस पर फोकस करने से अच्छा है कि आप अगर डायनामिक पार्ट में फोकस करेंगे तो लास्ट 3 ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा। एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि जो ईएसआई आरबीआई के लिए दिया है वो आप नाबार्ड में पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आप ईएसआई देखो तो नाबार्ड में ईएसआई के साथ लिखा हुआ है विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना दिया गया, उससे ज्यादा ना पढ़ें, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर हम फिर से एक बार फोकस करें
कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बता ही दिया, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इस पे आपको कम फोकस करना है क्योंकि ये अभी तक आपने प्रिपेयर किया ही होगा एंड आपने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की है, तो उसमें कुछ ना कुछ बेस हर किसी का होता है। और अभी क्या टाइम है, अगर आप 1 मंथ बचा है तो आपने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेने हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपने एक टाइप से मास्टरी करनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है, सो दैट कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन ना हो जाए और वहां से गलत ना हो। देन फोकस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जीए, इंग्लिश एंड ईएसआई एंड एआरडी पे आपको फोकस करना है और उसमें क्या फोकस करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम लास्ट 30 डेज को डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो सबसे स्टार्टिंग जो 10 डेज हैं उसमें आपने क्या करना है, जो आपने अभी अपनी स्वॉट एनालिसिस करी, आपने जो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए कि किसमें आपका अच्छा कॉन्फिडेंस है, किसमें आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो जो आपका जिनमें कॉन्फिडेंस लो है या जो आपको लग रहा है कि वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपने उन पे फोकस करना है, उनके कंसेप्ट्स पे फोकस करना है। नोट्स आप जरूर बनाएं। अगर आपको एआरडी में डर लगता है तो सबसे बड़ी चीज है कि आप कहीं से भी अगर कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, देखो कंटेंट हर जगह मिलता है, हर जगह कंटेंट सिमिलर ही होता है, बस यही होता है कि कहां पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है और कहां पे आपको क्रिस्प या टू द पॉइंट है। अगर आप कहीं से ही पढ़ते हैं तो आप नोट मेकिंग जरूर करें। नोट्स बनाने से डेफिनेटली फायदा होता है। कई बार हमें लगता है कि पीडीएफ तो हमारे पास है, हम दोबारा इसको पढ़ लेंगे, तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले या एग्जाम के पहले दिन वो नहीं हो पाता है। आप अपनी राइटिंग में जो आपने लिखा हुआ है आप उसको बेटर समझ सकते हैं और उसके पूरे कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं, पर जो पीडीएफ को आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें उतना समझ नहीं आता है। आपकी अपनी राइटिंग में जो आपने लिखा होगा उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स मेकिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और अभी क्योंकि आपके पास जो स्टार्टिंग के 10 डेज है इसमें इतना प्रेशर नहीं होता है और अभी डेट्स भी नहीं आई हैं, क्योंकि डेट्स आने के बाद एक अलग ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब तक डेट नहीं आई है तो आप उस प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं और यहाँ पे नोट्स मेकिंग आप जरूर करें वीक सब्जेक्ट्स में। एआरडी है, ईएसआई है, देखो उसमें आप नोट्स मेकिंग के आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी होगा, और दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिला, बहुत सारा डेटा रहता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट या ईएसआई में, तो आप कुछ डेटा को नोट कर लीजिए, तो वो डेटा फर्दर रिवाइज करना इजी हो जाएगा। तो रिवीजन में नोट्स मेकिंग का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो आप अपने हाथ से नोट बनाएंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। देन जब नेक्स्ट 20 डेज में आपने क्या करना है, फोकस करना है डायनामिक पार्ट में। हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं जीए, एआरडी एंड ईएसआई में, और अगर आपका इसके साथ में आपको जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस है उसमें रिवीजन करते रहना है। तो यहाँ पे जीए, एआरडी, ईएसआई में आपने डायनामिक पार्ट में फोकस करना है। और जब लास्ट 20 डेज बचे होंगे, जो लास्ट 20 डेज होंगे उसमें आपको डेटा पार्ट पढ़ना स्टार्ट करना है। उससे पहले डेटा पार्ट पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, क्योंकि डेटा इन एग्रीकल्चर एंड ईएसआई इज कीप ऑन चेंजिंग। आप देखोगे जैसे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स होते हैं, वो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट, थर्ड एडवांस प्रोविजनल, बहुत सारे आते रहते हैं, तो चेंज होता रहता है। तो उसका डेटा, ऑल्दो वो डेटा पूछा भी कहीं नहीं जाता है, बट उससे एक हमको कंटेक्स्ट पता चलता है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बेसिकली हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। सिमिलरली एग्रीकल्चर डेटा की अगर हम बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन डेटा है, उसके भी एडवांस एस्टिमेट आते रहते हैं। तो उसमें भी अभी जैसे फूड ग्रेन का 3rd एडवांस एस्टिमेट आया है एंड अगस्त में इसका 4th एडवांस एस्टिमेट आ जाता है, तो आपके लिए 4th वाला लेटेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम से बहुत ज्यादा पहले डेटा पार्ट पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं होता। 20 डेज पहले आप डेटा पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने जो लास्ट के 10 डेज हैं उसमें क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपने नोट्स मेकिंग की है, इससे अगर आप रिवाइज करेंगे तो सबसे अच्छा यही होगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए सबसे यूजफुल होगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप्स में या फिर बुक्स में या फिर कहीं भी बहुत सारा डेटा दिया रहता है, तो जो आपने पढ़ा है आपको उस पर फेथ होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हमें एग्जाम देने के बाद बुरा इस पे नहीं लगता कि हमारे क्वेश्चंस नहीं आए, हमें बुरा इस पे लगता है कि हमने पढ़ा था और हम फिर भी वहां पे गलत करके आए। तो आपने जो पढ़ा है उसके नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करना इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। देन मेरिट पार्ट में ही अल्टीमेटली लास्ट 10 डेज में आपको फोकस करना है, क्योंकि उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो और ये चीजें ऐसी हैं जो आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेंगे और उतना ज्यादा आप वहां पे कोरिलेट भी कर पाएंगे।
देन अगर हम एआरडी सेक्शन की अब बात करें, मोर प्रिसाइजली अगर एआरडी सेक्शन को हम देखें कि आपको कैसे करना है, अगेन इसको आप डिवाइड कर सकते हो कि अगर आपका ये टफ पार्ट है तो आप उसको अभी से, आज से ही इसको स्टार्ट कर दे, फोकस करना। एंड आपको अगर इसमें कॉन्फिडेंस है, कमांड है, तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं रिवीजन में। तो कंसेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत सारा कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, बहुत सारा डिटेल्ड एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप IARI की साइट में जा सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अंग्राओ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GBPUAT यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पूरा BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhD सबका स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो अगेन कहना मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अपना टाइम उस कंसेप्ट्स में, जो उतने बड़े बड़े PDFs घूमते हैं टेलीग्राम्स में, ग्रुप्स में मैं कई बार देखता हूं, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। 100 पेजेस का PDF, वो भी एक टॉपिक के लिए, तो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते, तो फिर आप नाबार्ड में क्या उसका मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। तो आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। लाइक कंसेप्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इंडिया में कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यूज होता है। सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो सॉइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो सॉइल कलर क्लासिफिकेशन है, जो हम अपने सोशल साइंस में पढ़ते थे 8th क्लास में, वो उतना सफिशिएंट है। और अगर आप, सबसे इजी तरीका है आपको इसको जज करने का कि आप प्रीवियस ईयर एक पेपर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के आप पेपर देख लेंगे तो आपको 7 to 8 से ज्यादा कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही नहीं, और जो कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर मिलेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा डीप स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस, बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको केवल कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डीप स्टडी। और ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी है कि उन्हें भी बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक ही उसमें पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ जो JRF टाइप स्टडी है वो वहां पे नहीं पूछी जाती है। तो ये आपको फोकस रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उस वजह से हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। अगर हमारा रिवीजन हैम्पर होता है तो फिर अगेन हमको जो आता है हम वो भी गलत करके आते हैं, और उसमें हमें फिर ज्यादा अफसोस होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ARD को पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ें, कंटेंट हर जगह सिमिलर होता है। बहुत सारे आजकल रिसोर्सेज हैं, n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ें, बट अपनी स्टडी को टू द पॉइंट एंड क्रिस्प रखें। एंड मोर प्रिसाइजली आप इसके सिलेबस को, जो इलस्ट्रेटिव सिलेबस है फॉर द फेज 2, उसको सामने रख सकते हैं, ऑल्दो वो भी बहुत ज्यादा है। देन रूरल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग। तो रूरल डेवलपमेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हमने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि रूरल डेवलपमेंट को कैसे अप्रोच करना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली उसमें 3 पार्ट है। तो रूरल एरिया को आपने समझना है, तो रूरल पॉपुलेशन को और रूरल इंस्टीट्यूशंस को। इन 3 चीजों को आप समझते हैं तो आपका रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। देन इज द डायनामिक ARD। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी जो है करने के लिए वो यही पार्ट होता है। ऑल्दो देखो मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं, मैंने BSc MSc एग्रीकल्चर किया है, बट स्टिल मेरे को ये डायनामिक ARD, क्योंकि ये तो हर किसी के लिए नया होता है और ये कीप्स ऑन चेंजिंग रहता है, तो ये सबसे इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि किसी भी स्कीम में आप कितना पढ़ सकते हैं, कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, कुछ ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 3 ईयर के आप एग्जाम पेपर देख सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स के, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिन पे फोकस किया जाता है। तो उनको अगर आप करके जाते हैं तो आपका डायनामिक पार्ट में आप अच्छा गेन कर पाते हैं, रादर देन की कंसेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो कंसेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आपको क्रिस्प रखना, टू द पॉइंट रखना है, और डायनामिक पार्ट पे फोकस करना है। तो अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो आप अभी से शुरू कर दें। अगर आपको नाबार्ड के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम ESI पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ESI पे कल रवि सर ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, तो हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट अगेन उसको हम रिवाइज एक टाइप से कर लेते हैं कि ESI में आपको क्या करना है, स्टैटिक और डायनामिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे, उन पे आपको फोकस करना है। एंड उसमें भी अगर आप देखो स्टैटिक पार्ट में, एक तो इंडियन इकोनॉमी विद रूरल कंटेक्स्ट, रूरल कंटेक्स्ट को आपको ध्यान में देखना है। मतलब अगर आप इनकम एस्टिमेट पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले ये कंपेयर कीजिए कि हमारी रूरल नेशनल इनकम कितनी है, अर्बन नेशनल इनकम कितनी है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी फिर रूरल वर्कफोर्स क्या करती है, अर्बन वर्कफोर्स क्या करती है, क्या डिस्पैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। देन इंस्टीट्यूशंस कौन से वर्क करते हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्कीम्स हैं, ये आपको पढ़ना है। एंड फॉर द जीए के लिए तो ओनली वन सोर्स है, वो है बीपीडिया। वीकली बीपीडिया भी अवेलेबल है IXMB की साइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली बीपीडिया आप पढ़िए, फिर उसको रिवाइज कीजिए मंथली बीपीडिया से,
एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज करिए तो आपका जीए कंप्लीटली हो जाएगा और उसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। देन अभी हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं एआरडी पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी एआरडी में, जो हम लोग गलतियां करते हैं वो ना हो। तो एक तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। इस बार ये समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन को, क्योंकि जो हमारा पार्ट 2 का एग्जाम है, फेज 2 का एग्जाम होने वाला है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें जो हमारी एग्रीकल्चर में माइलस्टोन है या फिर आप कह सकते हैं लैंडमार्क हैं, तो वो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो रेवोल्यूशंस का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। रेवोल्यूशंस क्या होते हैं और रेवोल्यूशंस क्यों होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंड वेरियस फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर में, वो भी बेसिकली सीरियल्स के प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन था, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी के रेवोल्यूशन को हमने गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम दिया। ऐसे ही फर्टिलाइजर के लिए हमने ग्रे फर्टिलाइजर, ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन हमने डिफरेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं या फिर कमोडिटीज हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रेवोल्यूशंस लाए। तो उन रेवोल्यूशंस का क्या जस्टिफिकेशन है बेसिक एग्रीकल्चर में आपको पता होना चाहिए, आप इससे कोरिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। देन बेसिक एग्रोनॉमी जिसकी मैंने आप बात की, तो उसमें आपको क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ कुछ मेजर क्रॉप्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि वीट और पैडी। और आप देखोगे तो क्वेश्चन भी इसी से आता है, अगर प्रोडक्शन डेटा भी पूछा जाता है तो इन दोनों क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन डेटा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्रॉप्स का नहीं पूछा जाता। कुछ कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पूछा जाता है तो उनकी कुछ ना कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है। पल्सेस आप जरूर पढ़ें, 2 पल्सेस, सोयाबीन एंड ग्राम, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप जिसमें एक शुगर केन और दूसरा कॉटन। तो अगर आप ये डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप हैं, ये 6 क्रॉप ऐसी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप हैं जो सीरियल क्रॉप्स को भी कवर करती हैं, पल्स क्रॉप को भी और कमर्शियल क्रॉप्स को भी। और उसके साथ साथ ये रबी की सीरियल क्रॉप है, ये खरीफ की सीरियल क्रॉप है, ये खरीफ की पल्स क्रॉप है, ये रबी की पल्स क्रॉप है। तो इस टाइप से आपको सीजन का भी पता चलता है कि कौन से सीजन में किस क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, जनरल आइडिया लगता है, आप उसको काफी अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि सब चीज में आप रट्टाफिकेशन लगाएं। देन इज द सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस में मैंने आपको बता ही दिया कि सॉइल्स ऑफ इंडिया की आपने क्लासिफिकेशन जो हम क्लास 8 में पढ़ते थे वो पढ़ना है। देन प्लांट न्यूट्रिशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी का क्या मतलब है, प्लांट में न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी का क्या मतलब है, ये आपको पढ़ना है। और हम अपने जो लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं कुछ कुछ, तो वो भी आप जरूर देखें सो दैट कि आपको समझ आएगा, वहां पे हम कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। देन इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर हम किसे कहते हैं, उसकी 3 डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। देन बेसिक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तब आप इधर जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है और वो भी बहुत इजी टाइप आता है। जैसे आप देखोगे कि पोल्ट्री की डिजीज पूछ ली जाती है, लास्ट टाइम भी ये पूछा गया था कि पोल्ट्री की इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, तो रानीखेत डिजीज था, उससे पहले भी ऐसा ही कुछ रानीखेत डिजीज से रिलेटेड ही पूछा गया था कि डिजीज वायरल है कि बैक्टीरियल है। तो इस टाइप का एनिमल हस्बेंड्री से आप पढ़ सकते हैं। या फिर कुछ ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, ऑल्दो वो हमने फेज 2 में ज्यादा देखा है रादर देन की फेज 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पार्ट है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनिस्ट्री, डेटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और कुरुक्षेत्र मैगजीन को करके इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं पढ़ने के लिए। अब इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी और कोई एक ऐसी चीज छोड़ दी जो वहां पे पूछ ली तो अगेन आपका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास कुछ ही गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। अगर मैं मोर प्रिसाइजली आपको कुछ स्कीम्स के नेम बताऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अभी चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देन सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ऊपर तो एक पीएम किसान आप लिख सकते हैं, पीएम किसान क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑल्दो सॉइल हेल्थ कार्ड भी इसी का पार्ट है या नमसा का पार्ट है, ये आप इतने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है। इसके लिए 6 पॉइंट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि आप कैसे किसी भी स्कीम्स को याद कर सकते हैं, तो अगेन मैं हर बार उसको बता चुका हूं, तो इस पे अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन डेटा रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो मैंने ये आपको बताया लास्ट 20 डेज में पढ़ना है, क्योंकि अभी जो डेटा है
वो लास्ट 20 डेज में इरेलेवेंट भी हो सकता है। मोर प्रिसाइजली मैं अगर आपको बताऊं, जो सबसे बेस्ट है डेटा पढ़ने के लिए वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो एग्री स्टैट्स करके डेटा आता है, एग्री स्टैट्स 2020 की पॉकेट बुक वहां पे उन्होंने रिलीज की है, जिसमें सारा डेटा है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का 2020 का, जिसमें कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, किस क्रॉप कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में ज्यादा होती है, क्या प्रोडक्शन पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें कंपेयर की रहती हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो ये डेटा ही हमारे पास लेटेस्ट है, ये आपसे पूछा जाएगा। सिमिलरली एग्री सेंसस की अगर हम बात करें तो एग्री सेंसस जो हमारे पास लेटेस्ट है वो है 2015 का। तो 2015 के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्री सेंसस है। तो बेसिकली एग्री सेंसस से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कितनी लैंड होल्डिंग है, कितने फार्मर्स हैं, क्या मार्जिनल फार्मर की क्या डेफिनेशन, क्या स्मॉल की, क्या मीडियम की, क्या सेमी मीडियम या लार्ज की क्या है, एवरेज लैंड होल्डिंग क्या है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग में आपको बताऊं 1.08 हेक्टेयर है। हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इज द कुरुक्षेत्र मैगजीन। कुरुक्षेत्र मैगजीन की क्या इंपॉर्टेंस है? कुरुक्षेत्र मैगजीन एक ऐसी मैगजीन है जो बेसिकली फोकस रहती है रूरल डेवलपमेंट पे, और रूरल डेवलपमेंट में ही एग्रीकल्चर होता है। तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर तो इंटरकनेक्टेड या कोरिलेटेड है ही। तो कुरुक्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें, जैसे मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लिखी थी जो मुझे एकदम से याद आई, ऐसे ही कुछ स्कीम्स और रह गई जो मुझे याद नहीं आई। तो वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा स्कीम्स का, या आपने खुद से कहीं से बहुत सारी स्कीम्स नोट की, बट कोई स्कीम मेजर स्कीम मिस हो गई, तो कुरुक्षेत्र मैगजीन में वो स्कीम पूरी हो जाती है। और जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो सबसे अच्छा फायदा कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ने से होता है वो क्या होता है कि मिनिस्ट्री हमें पता चलती है कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की, और इस पे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। लाइक सिंपली डाउट होता है कई स्टूडेंट्स को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो बेसिकली ये किसी एक मिनिस्ट्री की स्कीम है ही नहीं, मल्टी मिनिस्ट्री स्कीम ये है। इसमें 4 कंपोनेंट है और उसमें 3 मिनिस्ट्रीज वर्क करती हैं। तो ये इस टाइप के जो कंसेप्ट्स है वो हमारे कुरुक्षेत्र मैगजीन से इजीली क्लियर होते हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं, जो इस मंथ का कुरुक्षेत्र मैगजीन थी जुलाई मंथ की, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे थी। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और अगर आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट में वो टॉपिक दिया भी है, तो वो सारा का सारा वहां से कवर हो जाता है। देन ईएसआई में, क्योंकि रवि सर ने इसको डिफाइन कर दिया था, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं फोकस करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल इकोनॉमी क्या है, और उसमें मैंने आपको बताया ना, आपको ये डिवाइड करना है कि हमारा रूरल से क्या कंट्रीब्यूशन है, अर्बन से क्या कंट्रीब्यूशन है। देन पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके लिए क्या स्कीम्स है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए वर्क करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, और जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं वो कौशल विकास योजना या जितनी भी इस टाइप की रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट और सारी ही पूछी जाती हैं। पॉपुलेशन ट्रेंड्स, अर्बन एंड रूरल अगेन आपको डिवाइड करना है। देन रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात भी आती है। कई बार ये क्वेश्चन ईएसआई में आता है, कई बार ये क्वेश्चन एआरडी में आता है। तो अगेन क्योंकि ये टॉपिक दोनों जगह रहता है। देन सोशल स्ट्रक्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। तो इट इज सिमिलर टू एआरडी, कि जैसे एआरडी में आपको स्कीम्स पढ़नी है, वैसे ही पॉवर्टी एलिवेशन की या फिर ईएसआई की स्कीम्स आपको पढ़नी है। देन वेरियस सेंसस एंड रिपोर्ट्स, जैसे एग्री सेंसस मैंने आपको बताया, वहाँ पे लाइव स्टॉक सेंसस है और आईएसएफआर रिपोर्ट्स है, वेरियस रिपोर्ट्स हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन तो आपको पढ़नी है। कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन से क्या बेनिफिट होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। एंड फॉर द जनरल अवेयरनेस, बीपीडिया इज द वेरी गुड सोर्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको iexambee की साइट पे मिल जाएगा। तो आप www.iexambee.com में जाके बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उसके एमसीक्यूज दें, आपका जीए कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज डिस्कशन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी इश्यूज है, हमने नाबार्ड एक्सक्लूसिव कोर्स भी लॉन्च किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको स्पेशलाइज्ड पर गाइडेंस दी जाती है। आप इस एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट देते हैं, उसको हम एनालिसिस करके आपको फर्दर स्टडी प्लान देते हैं, और आप एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ना स्टार्ट आपने कर भी दिया है तो आप उसको बहुत ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ें,
बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में लगे रहने से बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है। आप अब जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट जरूर बनाएं, कंटेंट कहीं से भी पढ़ें, कंटेंट हर जगह सेम ही होता है। एग्रीकल्चर जो यहाँ किसी एक बुक में है वही दूसरी बुक में भी होगा, बट डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। तो हमें कभी कोई बुक पसंद आती है, हमें कभी कोई और बुक पसंद आती है। तो सिमिलरली टीचर्स में भी होता है, कंटेंट बहुत जगह है, कोर्सेज बहुत जगह है, आपको जहां जो भी टीचर पसंद आते हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पढ़ना है सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। क्योंकि कई बार चीजें क्या होती है कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो हमारे एग्जाम्स भी अच्छे होते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे एग्रीबी चैनल को भी। एग्रीबी चैनल पे हम एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया था, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है वगैरह वगैरह, ये सारा वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप एग्री चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।